गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो रिमेनिंग हमारा पोल्यूशन वाला चैप्टर है उसे कंप्लीट करके वी आर गोइंग टू start the new chapter. I'm going to turn off my video camera and share a screen. Today we're going to start thermal pollution. It's a form of water pollution only. So water pollution due to heat. Basically water pollution due to heat is called thermal pollution. ठीक है, तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए किसी भी रीजन, ह्यूमन मैन मेड रीजंस की वजह से या नेचुरल रीजंस की वजह से, उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किन वजहों से होता है थर्मल पोल्यूशन? सोर्सेज तो सोर्सेज के अंदर सबसे कॉमन है थर्मल पावर प्लांट्स, जो हीट को यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। कोल को बर्न करने की वजह से वो पानी को बॉईल करते हैं। उस बॉइल्ड पानी से की जो स्टीम बनती है, उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब उस स्टीम को वापस कंडेंस करने के लिए जो वाटर लगता है, ठीक है, वो वाटर हीटेड हो जाता है। वो हीटेड वाटर वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उस विच को दैट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। तो नियर बाई रिवर या नियर बाई लेक जो होगी, उसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कंट्रोल रॉड्स को कूल रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वी यूज वाटर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रीजंस के अंदर ये हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शंस। किसी आसपास की लेक के अंदर अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कहीं पर, तो वो वॉल्केनो से जो लावा निकलेगा वो लेक को हीट कर सकता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है वार्म वाटर का? इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। सो एक्वेटिक लाइफ बेसिकली वार्म वाटर होने की वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल हीट की वजह से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय हीट। तो सिर्फ हीट की वजह से ही स्मॉल छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन है, वो तो वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेल वॉल डैमेज होने की वजह से एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि उनके बॉडीली फंक्शंस जो होते हैं, उनके एंजाइम्स और हार्मोनल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। एक्टिविटी इज अफेक्टेड। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, 10 BOD लेवल बढ़ जाता है, BOD लेवल राइजेस। ठीक है, ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हमें यही इंडस्ट्री से निकलने वाले जो हॉट वाटर है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेचुरल को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस इंडस्ट्री से निकलने वाले हॉट वाटर की जगह हम एक कंप्लीट सर्कुलेशन बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं। वी कैन यूज समथिंग एल्स टू कूल डाउन द प्लांट्स, पावर प्लांट्स। ठीक है, लार्ज टैंक्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि उस वाटर जो हीट हुआ है उसके अंदर, उसको वहीं के वहीं कूल डाउन किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन किस वजह से हो सकता है? इट कैन अकर ड्यू टू चेंज इन या pollution of surrounding water, pollution of surrounding water or even air.
तो अगर आसपास की वाटर या एयर में पोल्यूशन हो गया तो सॉइल भी इवेंचुअली पोल्यूट हो ही जाएगी। ठीक है, क्या मेन सोर्सेज हैं सॉइल पोल्यूशन के? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? तो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज आर प्लांट रेजिड्यूज। सबसे पहले प्लांट रेजिड्यूज का मतलब क्या है? प्लांट्स के बचे हुए पीसेस। प्लांट पे जैसे कोई भी फार्मिंग की जाती है तो फार्मिंग के अंदर जो पार्ट यूजफुल होता है वो काट के ले जाते हैं और जो बचा हुआ होता है वो वहीं छोड़ देते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, डेथ या डिके होने पे प्लांट्स के। दूसरा एनिमल रेसिड्यूज, डेड एनिमल्स या फिर एनिमल्स का वेस्ट, एनिमल रेसिड्यूज, ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा नेचुरल सोर्सेस, ये दोनों होगा नेचुरल, ये होना ही है नो मैटर व्हाट। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस क्या है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के अंदर डोमेस्टिक आ जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर से निकलने वाला हमारा वेस्ट है घरों से। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ये आपके, अच्छा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी एक आ सकता है, सिक्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो ऑल दीज आर व्हाट? एंथ्रोपोजेनिक, यानी मैन मेड causes of soil pollution. तो ये मेनली नेचुरल सोर्सेज हैं, प्लांट या एनिमल रेसिड्यूज और डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन? क्या होता है सॉइल पोल्यूशन की वजह से? इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या हो सकता है? इट कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन, सॉइल माइक्रोब्स बेसिकली। सॉइल माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी को डिसाइड करने के लिए। अगर सॉइल माइक्रोब्स इम्पैक्ट होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होगी। ठीक है, डिस्ट्रॉयज नेटिव फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या मतलब? नेटिव प्लांट्स, नेटिव यानी उस जगह पे जो उगने वाले नेचुरल प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फौना मतलब नेचुरली वहाँ पर जो एनिमल्स अकर करे थे वो, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस फ्लोरा पे ही फौना डिपेंड करता है। जो वहाँ के प्लांट्स हैं उन्हीं को वहाँ के एनिमल्स खाते हैं। अगर प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एनिमल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ स्पेसिफिक लिखे हुए हैं यहाँ पर कि सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉइल में आते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन when washed down by the rain, they produce acids, produce acids।
जैसे सल्फर के ऑक्साइड H2SO3 या H2SO4 बनाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड HNO3 HNO2 बनाएंगे, तो ये एसिड्स हैं, ये बनाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब रेन के साथ मिलते हैं, रेन वाटर, दिस मेक्स द सॉइल एसिडिक। और ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सॉइल का पीएच न्यूट्रल के करीब रहना चाहिए, 7 के आसपास रहना चाहिए, ना एसिडिक ना बेसिक। तो यहाँ इन एसिड्स की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट ग्रोथ इसमें हो नहीं पाती, ठीक है। क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? कंट्रोल मेजर्स, और सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स यूज कर सकते हैं? सबसे पहला, पेस्टिसाइड पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर पेस्टिसाइड, जो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन हो रहा है बेसिकली पेस्टिसाइड्स की वजह से, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स की वजह से, उसको कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? तो पेस्टिसाइड्स के लिए आप लोअर यूज़ और पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर सकते हैं। आजकल इंडिया में क्या है कि जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं वो फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने के लिए बताती हैं कि इतना पेस्टिसाइड डालो, रिक्वायर्ड नहीं उतना प्लांट को डालने के लिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो पेस्टिसाइड डालने से काम हो जाएगा तो वो कहते हैं नहीं 2 किलो डालो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो डालो। उन्हें बेसिकली अपना प्रोडक्ट बेचना है और फार्मर चाहता है कि पेस्टिसाइड्स पेस्ट ना लगे। अब अगर फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है कि इतना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, तो वो कंपनी के रिकमेंडेशन पे डालते रहते हैं। उससे कंपनी की तो सेल हो रही है लेकिन सॉइल हेवीली पोल्यूट हो रही है और ऊपर से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जा रहा है, जो खाने वाले हैं उस फूड को कंज्यूम करने वाले हैं। कि पेस्टिसाइड ऐसी चीज़ है जो प्लांट के सरफेस पे चिपका रहेगा। आप उसे वॉश कर सकते हो, वॉश करके बहुत हद तक उसे हटा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड जो प्लांट के अंदर चला गया, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे तो थोड़ा बहुत प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, उसके अंदर भी चला जाएगा, वो हम एनीवे खा रहे हैं। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसके यूज़ को कम करने की ज़रूरत है। किसानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कितना पेस्टिसाइड काफ़ी है। पहले तो ये कोशिश की जाए कि उसे एलिमिनेट ही कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं किया जा सकता जब तक, तो उसका यूज़ को डिक्रीज किया जाए, ठीक है। यूज़ ऑफ डिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो केमिकल तो हैं लेकिन बायोडिग्रेडेबल है, यानी हजार्डस नहीं है, थोड़े टाइम में अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे लिए हजार्डस नहीं है, तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना। उसके अलावा शॉर्ट लिव्ड केमिकल पेस्टिसाइड्स, अगर हम यूज़ कर ही रहे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स तो जिनकी शॉर्ट लाइफ हो, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे डिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स में एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको 3 कैटेगरी बताई थी, क्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। तो उसमें जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ना वो रिलेटिवली डिग्रेडेबल होते हैं, तो उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बायोलॉजिकली पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं बिना केमिकल का इस्तेमाल करें, तो वो करना चाहिए। तो अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। एक ये है रिलीजिंग स्टेराइल मेल्स इनटू नेचुरल इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन के अंदर एक ये बहुत इंटेलिजेंट तरीका है इसे कंट्रोल करने का कि आप ऐसे मेल इंसेक्ट्स को रिलीज कर दो उसके अंदर, अपने आप और इंसेक्ट्स छोड़ दो जो स्टेराइल हैं। देखो खाते हैं फूड को, क्रॉप को डैमेज जनरली करती हैं फीमेल इंसेक्ट्स, और रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें मेल इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं विच डू नॉट डैमेज द क्रॉप दैट मच, ठीक है। तो मेल इंसेक्ट्स ऐसे रिलीज करो जो स्टेराइल हैं, यानी कि जो फर्टाइल नहीं है। तो फीमेल्स will reproduce with them but will not be able to bear an offspring, तो यानी कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी इससे। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट टेक्निक टू कंट्रोल पेस्टिसाइड पोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स,
तो डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट टाइम पे लगाओ, ठीक है, सेम क्रॉप मत लगाओ। सेम क्रॉप लगाओगे तो इंसेक्ट उस पेस्टिसाइड के लिए अडॉप्ट कर जाएगा और उसी पर्टिकुलर क्रॉप को खाने वाले इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाओगे तो हो सकता है वो इंसेक्ट्स, एक इंसेक्ट एक पर्टिकुलर क्रॉप को हट खा रहा है, अब आपने वहाँ से उस क्रॉप को हटाकर दूसरा क्रॉप लगा दिया, हो सकता है वो इंसेक्ट उस क्रॉप को ना खाता, तो उसकी पॉपुलेशन अपने आप माइग्रेट कर जाएगी। जितनी देर में दूसरे इंसेक्ट की पॉपुलेशन वहाँ पर आनी अब बढ़नी शुरू होगी, उतने में आप फिर से क्रॉप को चेंज कर दोगे। तो क्रॉप चेंज करने से क्या होता है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती, क्योंकि सारे इंसेक्ट सारे क्रॉप्स नहीं खाते, पर्टिकुलर इंसेक्ट पर्टिकुलर क्रॉप्स को खाते हैं जनरली। उसके अलावा पेस्टिसाइड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ये मेथड होगा और क्या कंट्रोल करना है, गार्बेज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है या प्रिवेंट गार्बेज डंप। तो ओपन सॉइल के ऊपर गार्बेज डंप ना किया जाए, लैंडफिल्स के अंदर किया जाए प्रॉपर, ठीक है, या रिसाइकल किया जाए उसे। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, अगर हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे तो एयर से ही रेनफॉल के थ्रू सॉइल में गिरता है सल्फर के ऑक्साइड्स। रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू प्रिवेंट एसिड रेन्स, तो एसिड रेन्स को कम करने के लिए एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा, और एसिड रेन कम हो जाएगी तो सॉइल पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। केयरफुली डंपिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो ओपन सॉइल में डंप नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक जो तरीका बताया था कि पैकेज इट इन कंटेनर्स एंड देन bury it deep into the soil or under sea. किसी भी तरह के हॉट लिक्विड्स या ऑयल के लीकेज को प्रिवेंट करना चाहिए। कंट्रोल डिस्चार्ज ऑफ एनी हॉट लिक्विड और ऑयल, हॉट लिक्विड into the soil. Control sewage dump, सीवेज डंप के लिए प्रॉपर चैनल्स होने चाहिए, ओपन डंपिंग नहीं होनी चाहिए सीवेज। तो कुछ पोल्यूशन केस स्टडीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अबाउट सर्टेन केस स्टडीज दैट हैव हैपेंड, major cases of pollution of air, water and soil that occurred around the world. Please read about these. I cannot explain these. ये आप कहानियों की तरह आपको बेसिक आइडिया हो गया है पोल्यूशन फैक्टर का, क्या रीजंस होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नाउ रीड अबाउट दिस। फर्स्ट, लंदन स्मॉग of 1952. Read about this. Second, Los Angeles smog. ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप के स्मॉग के एपिसोड थे, ये 1943 में हुआ था। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो इंडिया में हुई थी, इसका नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई थी 1984 में इंडिया के अंदर भोपाल सिटी में, ठीक है। इसके अलावा ताजमहल का येलोइंग ऑफ ताजमहल इशू, ठीक है। ताजमहल का जो येलोइंग हो रही है एसिड रेन्स की वजह से, वो उसके पूरा डिटेल में पढ़िए क्या हुआ है, उसका रीजन कैसे हुआ है। रिवर गंगा पोल्यूशन, रिवर गंगा पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्या स्टेप्स ले रही है हमारी गवर्नमेंट उसको रेमिडिएट करने के लिए, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना पोल्यूशन बढ़ गया है,
क्या क्या रीजंस हैं उस पोल्यूशन के, इस सब के बारे में ध्यान से पढ़िए। यमुना का पोल्यूशन, रिवर यमुना पोल्यूशन। And there is one more announcement, your exam will be conducted on 15th March. Those of you who don't know, exam for environmental studies will be conducted on 15th March. I have received this message just today. If there is any other update, I'll let you know in subsequent classes. But for now, your exam is scheduled on 15th March. And so these are all Minamata tragedy. Minamata Bay in Japan जो है, Minamata Bay, जापान, यहाँ पे जो पोल्यूशन हुआ था मर्क्यूरी पोल्यूशन का बहुत मेजर केस है। यू कैन राइट अबाउट दिस केस स्टडीज पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। सो ऑल दीज केस स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, रीड थिंग्स अबाउट इट। एग्जाम में आएगा तो जितने डिटेल में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नॉर्मल ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एक केस स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली केस स्टडीज बहुत, हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट। सो दिस इज इट। सो नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। So how are communities, the communities of human, interact with the environment? What are the different interaction? How it causes problems? This is what this chapter is going to discuss. What is the interaction of human communities with the environment? So one of the most important topic that is being discussed in this chapter is climate change. तो क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले आपने सबने ये वर्ड बहुत बार सुन लिया होगा, क्लाइमेट चेंज है क्या? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली एक लॉन्ग टर्म चेंज इन द ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ अर्थ। तो हमारी अर्थ की ओवरऑल इकोलॉजी के अंदर एक लंबे समय में होने वाला चेंज जो है उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इट इज अफेक्टिंग एवरीथिंग बेसिकली। ठीक है, इट इज अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, affects all everything। पूरी जितनी हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमें कुछ नहीं हो रहा है डायरेक्टली, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफेक्ट हो ही रहा है। आप देखो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट है, कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट है कि जितने भी ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ता है या फ्लड्स आते हैं या टेम्परेचर कभी नॉन फ्लड्स और ड्रॉट नहीं भी आ रहे तो टेम्परेचर इरेगुलर है, ज़्यादा है या कम है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों की वजह से एग्रीकल्चरल ईल्ड्स में बर्बाद हो रही हैं। अब एग्रीकल्चरल ईल्ड्स बर्बाद हो रही हैं तो खाने की शॉर्टेज है, खाने की शॉर्टेज है तो खाना महंगा है। ठीक है, या अनहेल्दी है, उतना ज़्यादा वो नहीं है हेल्दी। अब देखो एक रिसेंट स्टडी ने भी पता करा कि हमारा फूड जो है, जो ग्रो कर रहा है, अगर मान लो हम उसे पूरे हेल्दी तरीके से पेस्टिसाइड ना डालें, एक्सेस फर्टिलाइजर्स ना डालें, एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से भी उगाएं नेचर में, तब भी हमारा फूड जो है इस टाइम पे उतना हेल्दी नहीं है जितना पास्ट में था। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्लाइमेट चेंज की मेन वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में है तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा है। हमारे खाने में 3 मेजर चीज़ें होती हैं, मेजर,
ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट 3 मेजर चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। हालांकि प्रोटीन्स हमें ये सब बताया गया है कि बचपन से कि वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा होता है, सही बात है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में मीट में, एग्स में ज़्यादा होता है, मिल्क में ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन होता है उसके अंदर, बट द प्रोटीन कंटेंट इज डिक्रीजिंग स्लोली। Protein content in our vegetables is constantly decreasing because the carbohydrate content is increasing. Over the past 100 years, due to increase in CO2 levels, the plants produce more carbohydrates compared to proteins, and that decreases the quality of your food. बेसिकली किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ज़रूरी, लेकिन उसका कंटेंट का मेंटेन रहना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ रहा है और प्रोटीन्स का कंटेंट घट रहा है, दैट इज़ अ बैड साइन, दैट मीन्स योर फूड इज बिकमिंग लेस न्यूट्रिशियस, so that is a direct impact of global climate change, basically CO2 increase। ठीक है, उसके अलावा और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है तो इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रही है। इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, फूड प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं तो इकोनॉमीज को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है जगहों के रिहेबिलिटेशन में, टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा तो एयर कंडीशंस पे खर्चा होता है, ठीक है, ड्रॉट्स आ रही हैं तो पानी सप्लाई करने में खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, जो भी फ्लड्स आती हैं, जो भी बर्बादी होती है, वो सब इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। तो हम एटमॉस्फेयर को इस लेवल में ट्रीट कर चुके हैं कि उससे रिटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट होती हैं लोगों के, लाइवलीहुड्स क्या, अगर आपका खेत बर्बाद हो गया, आपका घर बह गया, फैक्ट्री तबाह हो गई कहीं पे भी, वो इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर लाइवलीहुड्स। ठीक है, फूड, शेल्टर, ठीक है, वाटर, अगर फ्लड्स आती हैं तो सारे के सारे वाटर सोर्सेज पोल्यूटेड हो जाते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, एनिमल्स भी मर रहे हैं, सिर्फ इंसान डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है, एनिमल्स आर आल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड। कितने सारे नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल हजार्ड्स इसी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल, अब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके दोनों कॉजेज हैं, हर चीज़ के दोनों कॉजेज हैं, ऐसा नहीं है सारा का सारा ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, नेचुरल कॉजेज भी हैं जो कि होते ही हैं, वो क्लाइमेट चेंज होता ही है। अब आप कई सारे जो क्लाइमेट डिनायर्स हैं इस टाइम पे, लोगों को कहते हैं क्लाइमेट चेंज डिनायर्स, उन्हें कहते हैं बेसिकली जो कहते हैं कि इंसान क्लाइमेट चेंज जो है वो नहीं हो रहा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन कहते हैं कि ये कोई ख़तरे की बात नहीं है, ये नेचुरल है, हर हमेशा होता है। और ऐसा सच है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स जो है ना वो ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अभी वो कहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल, मान लो ये ऊपर नीचे अब यहाँ था, अभी ये बढ़ने के फेज़ में है, ये एक पॉइंट पे पहुँचेगा और ये फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो रहा है। तो उनका मानना ऐसा है कि ग्लोबल टेम्परेचर नेचुरल रीजंस की वजह से बढ़ रहे हैं, मैन मेड रीजंस कुछ नहीं है, नेचुरल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते हैं और फिर कम भी हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर, कभी ग्लोबल टेम्परेचर डिप होने लगे थे और ऐसा लगा था कि हो सकता है आइस एज आ जाए दोबारा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ग्लोबल टेम्परेचर दोबारा से राइज होगा। तो वो कहते हैं कि ये नेचुरल कॉजेज है। अब नेचुरल कॉजेज क्या हैं, कॉजेज जो है ऑफ क्लाइमेट चेंज में, उसमें दो हैं, पहले हो गए नेचुरल कॉजेज। सो व्हाट आर नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? जैसे पहला, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन किसी टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन जो है हमेशा होते रहते हैं लेकिन किसी पीरियड के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी पीरियड में कम होते हैं। तो अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो एक वॉल्केनिक इरप्शन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर एंड अदर गैस, मीथेन एंड सेवरल अदर गैसेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि नेचुरली इस टाइम पे हो सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो ज़्यादा एक्टिव हैं और वो
इरप्शन नहीं भी हो रहा है तो भी वो, अगर वो ओपन वोल्केनो है तो वो भी बहुत अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये एक रीज़न है हाँ कि ग्लोबल टेम्परेचर इस वजह से बढ़ रहे हैं कि इस टाइम पे वोल्केनिक एक्टिविटी में भी ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, चेंज इन एक्सेंट्रिसिटी एंड एक्सियल टिल्ट। एक्सेंट्रिसिटी एंड एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपको ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। साइंस स्टूडेंट्स को ये पता होगी ये बात। जो हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है ना, फॉर एग्जांपल ये समझिए ये सन है, ठीक है, आपको इतना तो पता ही है, साइंस स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आई यू नो दैट मच कि आर अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है, एंड इट रोटेट्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट एग्जैक्टली अराउंड इट। तो अर्थ ये है, मान लो दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम दिस अर्थ इज टिल्टेड स्लाइटली। तो इसका एक्सियल टिल्ट या एक्सेंट्रिसिटी यानी किस तरीके से है वो अर्थ के अराउंड, इसके अराउंड ना ऑर्बिट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यानी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर। तो मे बी द अर्थ इज समहाउ more closer to the sun. I can just tell you in that manner. It will be difficult to explain the exact geometry right now. You can watch several YouTube videos on eccentricity and axial tilt of Earth if you want to understand in detail, but I don't have that much time to explain it here, and it will not be possible without a proper 3D diagram. So right now, all I can tell you what eccentricity and axial tilt of Earth means. The Earth is more closer to the sun at this current point in time. Okay, and it is sometimes it is farther away, sometimes it is closer. So at this point Earth is slightly closer to the sun, and that is why the planet is getting hotter. Okay. तो अबाउट एवरी 1 लाख ईयर्स, हर 1 लाख साल के बाद जो अर्थ का ऑर्बिट है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, और अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है करंटली वो इस हिसाब से है कि टेम्परेचर हमारे अर्थ का थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा एक रीज़न दिया जाता है सोलर रेडिएशन। सन की जो रेडिएशन हैं दे आर गेटिंग हॉटर। सोलर रेडिएशन स्ट्रेंथ, तो सन के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है ओवरऑल। और एक रीज़न हो सकता है स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप ऑफ Atlantic conveyor belt. तो Atlantic conveyor belt basically it is a name given to a system of ocean currents in the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean में जो water currents हैं basically उनको नाम दिया गया है Atlantic conveyor belts, ठीक है। तो उनकी स्पीड के बढ़ने या घटने की वजह से भी टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, ठीक है। थ्रू दिस मिक्सिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस इज मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन अगर इनकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसके स्लो डाउन होने की वजह से, मेनली स्लोइंग डाउन ऑफ दिस कन्वेयर बेल्ट विच कॉजेज मिक्सिंग ऑफ वाटर बिटवीन different regions of the Atlantic Ocean.
slowing down of this thing will cause global temperature to rise. ठीक है. Now these are the natural causes of climate change. What are the anthropogenic causes? Human man made causes क्या है? So the anthropogenic causes, man-made causes of climate change are increase in greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं? अच्छा, जिनको नहीं पता ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैसेज को बोलते हैं जो अर्थ को सराउंड करती हैं. ठीक है, और ये अगर अर्थ है, अर्थ को सराउंड करती हैं, और उन गैसेस की वजह से क्या होता है, सन की रेडिएशंस अर्थ के अंदर तो आती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, और लेकिन बाहर नहीं जा पाती. ठीक है, तो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं वो गैसेस बेसिकली. ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गैस नोन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, ओजोन O3 जिसे कहते हैं. इसके अलावा वाटर वेपर, नॉर्मल वाटर वेपर जो होता है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द अर्थ. उसके अलावा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो दीज आर सम ग्रीन हाउस गैसेस. HFCs भी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. तो इनकी ये एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस. तो इन द एब्सेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिकली जो अर्थ का रेगुलर टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, अगर एब्सेंस में, सॉरी एब्सेंस में -18 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अभी क्या है 15 डिग्री सेल्सियस. अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, ग्रीन हाउस ऐसा नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस सारी खराबी हैं. ग्रीन हाउस गैसेस का होना भी ज़रूरी है. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ. अगर कोई भी ग्रीन हाउस गैस ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होगा, एवरेज टेम्परेचर. मतलब जो अंटार्कटिका है वहाँ तो और ही ज़्यादा कम होगा. जो नॉर्मल टेम्परेचर है अर्थ का एवरेज, वो भी -18 डिग्री सेल्सियस होगा. तो लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. बट due to all these gases, the average temperature is 15 degrees Celsius. Now the next topic that we're going to discuss is global warming. तो एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी 40% इंक्रीज हो चुका है. ठीक है, और मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन 150% इंक्रीज हो चुका है टाइम के साथ. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना इंक्रीज हो गया है प्री इंडस्ट्रियल 1850 से लेके अब तक. ठीक है, तो फ्रॉम 1850 the CO2 levels have increased by 50%, sorry 40%, and methane levels by 150%. ठीक है, so these are the major causes of climate change. Now next topic we're going to discuss is global warming.
What is global warming? So global warming is basically what? Increase in the average temperature of the earth. Increase in average temperature of the earth. तो बेसिकली किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of greenhouse gases. GHG भी बोलते हैं ना शॉर्ट में, ग्रीन हाउस गैसेस को. तो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होना. ठीक है. अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से एमिट होती हैं, कहाँ से आ रही हैं? तो CO2 जो है मेनली कहाँ से आ रही है? सोर्सेज की अगर बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मेन रीजन तो यही है, कोल पेट्रोल. ठीक है. मीथेन कहाँ से रिलीज हो रही है? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल्स. सबसे मेन रीजन जो हम ये देखते हो, कूड़े लैंडफिल साइट्स के अंदर बहुत ढेर से कूड़ा भरा हुआ होता है, बहुत सारा. गाजीपुर लैंडफिल साइट पे जाएंगे आप, और अलग अलग जो दिल्ली के अंदर लैंडफिल साइट है, करनाल के पास एक लैंडफिल साइट है, तो ये अलग अलग लैंडफिल साइट्स पर आप जाओगे, इनके अंदर जाके जो वहाँ से गैस निकल रही होती है ना, वो मेनली मीथेन गैस है. तो ऑर्गेनिक वेस्ट का डिपोजिशन in landfill, so that decomposes to produce मीथेन गैस. मीथेन गैस नेचुरल गैस यही होती है बेसिकली, मीथेन. तो इसको यूज कर सकते हैं बर्न करने के लिए, बट इवेंचुअली बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना बेटर है, क्योंकि मीथेन जो है इट इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. मीथेन से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, 20 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड से. तो एटलीस्ट मीथेन को अगर हम ट्रैप करके नेचुरल गैस की तरह यूज करें, जो आपकी जो CNG वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, उसके अंदर ही मीथेन ही यूज होती है. तो अगर हम लैंडफिल साइट से इसको ट्रैप कर लें किसी तरीके से, सिलेंडर्स के अंदर भर लें और CNG वाली गाड़ियों के अंदर यूज करें कंबशन करने के लिए, हालांकि तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी डेंजरस नहीं है जितनी मीथेन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर ही सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम कर दें. ठीक है. तो ये हो गया एक रीज़न. एक सोर्स ये हो गया मीथेन का. लैंडफिल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलीज होती है ये. एग्रीकल्चरल फील्ड जहाँ पे बहुत पानी, देखो आपने चावल के खेत देखे होंगे, उसके अंदर पानी खड़ा रहता है हमेशा. तो वो पानी जो खड़ा रहता है उसके अंदर से भी मीथेन गैस रिलीज होती है. ठीक है. और राइस फील्ड्स मेनली, राइस मेनली. ठीक है. उसके अलावा कैटल्स जो होते हैं, जब ये जितने भी कैटल्स हैं, गाय भैंस बकरियाँ, जो इनके फार्म्स होते हैं, बेसिकली एनिमल स्लॉटर के लिए फार्म्स बनाए जाते हैं, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलीज होती हैं बहुत सारी मीथेन गैस. ठीक है. जब ये ब्रीथ आउट करते हैं, जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जब फूड डाइजेस्ट होता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर. कैटल्स ऑल्सो प्रोड्यूस मीथेन गैस. उसके अलावा अगली जो मेजर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाली गैस है वो ये है नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. मैं नाम, ये दोनों का नाम तो आपको पता होगा. कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, मीथेन भी आपको पता है. दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है कंबशन से निकलती है, कोल पेट्रोल सीवेज वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. कंबशन या बर्निंग, कुछ भी बोल लो, ऑफ कोल पेट्रोल यानी फॉसिल फ्यूल ही बेसिकली. उसके अलावा सीवेज वाटर से निकलती है, फर्टिलाइजर से निकलती है.
ठीक है, इसके बाद तीसरी जो गैस है, चौथी है सॉरी, ओजोन। O3 इज कॉल्ड ओजोन। तो ओजोन ये बनती है रिएक्शन ऑफ VOCs। VOCs आर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डिस्कस किए थे पहले। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली कहाँ से रिलीज होते हैं, पेंट्स में रिलीज होते हैं मेनली। जो आपके पेंट्स एंड पिगमेंट्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं किसी भी तरह के, परफ्यूम स्प्रेज जो आप परफ्यूम यूज करते हैं उसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, पेंट्स एंड स्प्रेज के अंदर उससे निकलते हैं VOCs। अब जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो दे प्रोड्यूस ओजोन। ओजोन अगेन इज अ ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज गैस, वाटर वेपर, H2O वेपर बेसिकली, नॉर्मल वाटर नहीं, वाटर जो वेपर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होने वाला। या फिर नॉर्मल वाटर साइकिल में जब वाटर इवेपोरेट होता है, दैट आल्सो कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। अभी एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि एक लेवल तक अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अभी जैसे रीसेंट स्टडीज़ का, ये तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर भी हो चुकी है ये बात। अभी जो करंट हमारा टेम्परेचर है, अगर उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हम चले गए या 2 डिग्री सेल्सियस चले गए, तो द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी इरिवर्सिबल। यानी आपकी अर्थ की लार्ज, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ the temperature rise 2 डिग्री सेल्सियस मोर फ्रॉम द करंट टेम्परेचर। जो करंट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, अगर उससे 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, तो ये इतना डेंजरस इन्फ्लुएंस हो सकता है कि ये रिवर्स भी वापस नहीं कर पाएंगे हम उसे, क्योंकि उसके बाद नेचुरल फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करने लगेंगे कि उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनीज जो हैं ऐसी चीज़ें बना रही हैं जिससे क्रो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी नेचुरल गैसेस जितनी भी हैं, जितनी भी गैसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग करने वाली, GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जा सके। अभी ट्रीज लगाने से ये कहा जाता है ना कि ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाओ। अभी वो सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ ट्रीज लगाने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है ट्रीज मत लगाओ, ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाने से अभी भी फायदा ही होगा, लेकिन सिर्फ ट्रीज, हम इस लेवल तक डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी अर्थ को कि सिर्फ ट्रीज लगाने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, ये रेफ्रिजरेटर्स से रिलीज होते हैं मेनली। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स और ACs, एयर कंडीशनर्स, आपको CFCs और HFCs दोनों ही, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो मेन सारों में से, टोटल में से, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर। सारी ग्रीन हाउस गैसेस में से जितनी भी टोटल आपने अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी, GHGs जो आपने पढ़ी, इनमें से मेनली CO2 is responsible for 76% of the global warming. ठीक है, followed by methane which is responsible for 16% of the global warming. ठीक है, and nitrous oxide N2O is another 6%, और CFC and HFCs जो हैं वो 2% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो CO2 इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू कंट्रोल। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ आपके अंदर कुछ।
Yes, IIT Kanpur released the study. Pollution in Ganga definitely decreased because the main pollution in the river Ganga is due to the industrial waste discharge. Okay, not just domestic is there obviously, but industrial waste discharge. So pollution in Ganga definitely decreased during the coronavirus pandemic when everything was shut down. It decreased by 50%. I haven't read the study. Thank you, Aman, for highlighting that, but I heard about such a study. Yes, sir. All the chapters are going to come in your exams. There is a WhatsApp group, Pooja. You please message me. I'll send you a link to join that group. Yes, Aman Kumar, non-seasonal rains which are due to climate change damaging a crop. Yes, absolutely, Aman. Above 2 degrees Celsius is irreversible, and 1.5 degrees Celsius is the target that we want under Paris climate change that we want to achieve. The temperature shouldn't rise beyond 1.5 degrees Celsius from the current levels. Any other question that anybody else has? Disha, you don't need my number, just message me on the Teams app. I'll send you the link to join the group, WhatsApp group. Exam date sheet should be there on the SOL website. But the environmental studies exam is on 15th, I think. Let me check it again. Somebody from SOL sent me a message today to inform you people. Yes, the environmental science exam is on 15th March 2021. So this is what they have asked me to inform you. About the other exams, I think the respective teacher should inform you, or the complete date sheet should be there on the SOL website. Please go check it. Yes, they shall send it to you right away. I think that's it from my side. I'll end it now.